तो भाई लोग, जिस चीज का हम लोगों को बहुत टाइम से इंतजार था वो चीज हमारे सामने आ चुकी है, यानी कि लोकी के सीजन 2 का एपिसोड 1 हमारे सामने प्रीमियर हो चुका है। और भाई मैं जिस तरीके से इस एपिसोड के लिए डर रहा था ना, वो सारा डर इस एपिसोड को देखने के बाद जा चुका है। सीजन 1 के एपिसोड 1 से भी अगर इसको कंपेयर किया जाए तो ये वाला एपिसोड मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई मीन सिर्फ मेटाफर्स, ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस को अगर छोड़ भी दें तो ओवरऑल इस एपिसोड की जो सिनेमेटोग्राफी और कलर ग्रेडिंग भी है वो बहुत ही लाजवाब है। लेकिन इस एपिसोड ने हमारे मन में बहुत सारे सवाल छोड़ दिए हैं जिनके जवाब जानना बहुत ही जरूरी है। तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है सिने स्पाई की एक और नई वीडियो में। तो इस एपिसोड के अंदर हमें बहुत सारे नए कैरेक्टर्स और नई चीजों के बारे में जानने को मिला। आई मीन नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो कि हमें पिछले सीजन में नहीं पता चला था टीवी के बारे में। पूरे सीजन में टीवी को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया था कि आई मीन टीवी के अंदर जो टाइम है वो वर्क करता है या नहीं करता, या किस तरीके से वर्क करता है, या फिर उसका एक जुडिशियरी स्ट्रक्चर जो है वो भी हमें नहीं पता चला था पिछले वाले सीजन में। जो कि यहाँ पर हम लोगों को साफ साफ दिखाया जा रहा है कि भाई टीवी जो है वो एकदम एक सरकारी दफ्तर जैसे काम करता है। इस एपिसोड ने आने वाले एपिसोड्स के लिए काफी तगड़ी हाइप क्रिएट कर दी है, और जिन्होंने भी ये एपिसोड देखा है वो काफी ज्यादा क्यूरियस होंगे इसके बाकी के एपिसोड्स देखने के लिए। और आज हम लोग इस वीडियो में इसी एपिसोड का पूरा प्रॉपर ब्रेकडाउन करने वाले हैं, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस एपिसोड में कौन कौन से ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस दिए गए हैं, और जितने भी मेटाफर्स इसमें दिए गए हैं वो सारे तुम लोग गिन के मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो अब मैकडॉनल्ड्स जाकर सब कुछ ऑर्डर नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये एपिसोड शुरू होता है मार्वल के लोगों के साथ, आई मीन ऑब्वियसली, बट यहाँ पर मैंने कुछ चीजें नोटिस करी, जैसे कि ही हू रिमेन्स, मिस मिनट्स, शी हल्क, वेयरवुल्फ बाय नाइट, और ये लोगो जब खत्म होता है तो ग्रीन हो जाता है, जैसे कि हम लोगों ने सीजन 1 में भी देखा था। एपिसोड शुरू होता है कैंग की आंखों के साथ, जो कि एक कैंग की स्टैचू की है, और हाँ, जिस स्टैचू को हम लोगों ने इस वाले सीन में देख रखा है ये वो वाला स्टैचू नहीं है। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं लोकी को मोबियस और कई सारे हंटर्स से भागते हुए, और यहाँ पर एक मेटाफर इसी सीन के अंदर छुपाया गया है। जब लोकी यहाँ पर कैंग के स्टैचू के सामने आता है तो लोकी का जो चेहरा है वो कैंग के चेहरे से बिल्कुल ही अलाइन हो जाता है, जो कि एक मेटाफर है कि जो मकसद कैंग का था कि एक सीक्रेट टाइमलाइन को बचाकर चलना है और जो भी ब्रांचेस निकल रहे हैं उन सबको रोकना है, क्योंकि मल्टीवर्सल वॉर हो सकती है। तो वही मकसद अब इस वाले लोकी का भी बन चुका है। तो इस तरीके से ये जो शॉट है वो यही मेटाफर दिखा रहा है कि लोकी और कैंग जो है वो इस वक्त सेम हो चुके हैं। लोकी यहाँ पर फंस जाता है और यहाँ से छलांग लगा देता है और जाकर गिरता है एक उड़ने वाली गाड़ी में, जिसके ऊपर बड़ा बड़ा 435 भी लिखा होता है। पर यहाँ पर जब ये कैमरा जूम होता है तो इस कार पर छोटा सा भी एक 435 साइड में लिखा होता है। इस कार के अंदर बहुत सारे मेल बॉक्सेस रखे होते हैं। आई मीन ये कोई डिलीवरी कार होगी यार। इस कार के अंदर एक फीमेल ड्राइवर होती है जिसने यहाँ पर साइड में एक मिस मिनट्स का एक टॉय जैसा कुछ टांग रखा है, और यहाँ पर साइड में कुछ बोर्ड भी लगे हुए हैं और इस बोर्ड में लिखा हुआ है वेरिएंट अफेयर्स एंड रिलेशंस। और फिर ये गाड़ी जाकर एक कैंग के ही स्टैचू से टकरा जाती है, जो कि बहुत बड़ा एक मेटाफर क्रिएट करता है। ये जो कैंग की इमेज इस टीवी के अंदर बनी हुई है, इस इमेज में भी और इसके बिलीफ्स में भी अब क्रैक्स आने शुरू हो चुके हैं। फिर हम लोग देखते हैं केसी को, जिसको हम लोगों ने सीजन 1 में भी देखा था, और इस बंदे को कोई कैसे भूल सकता है यार। इस बंदे के ड्रॉवर में लिटरली इन्फिनिटी स्टोन रखे हुए होते हैं। केसी के पीछे ये गाड़ी आकर तुरंत लड़ती है और केसी काफी डर जाता है। पर यहाँ पर ध्यान से देखो तो इस कार के पीछे लिखा हुआ है टीवीए मेल। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इस पे कई सारे डिलीवरी बॉक्सेस रखे होते हैं, तो ये एक मेल वाली कार है, और इस कार के पीछे एक मिस मिनट्स का स्टिकर भी लगा होता है। पर इस अगले वाले शॉट को थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये देखकर ऐसा लग रहा है कि ये टीवीए जो है वो काफी पुराना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो मॉनिटर लगा हुआ है जिसमें सीक्रेट टाइमलाइन को ट्रैक किया जाता है, ये काफी पुराने स्टाइल का लग रहा है, क्योंकि इसके जो ग्राफिक्स है वो भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे। और इस शॉट की जो फ्रेमिंग है वो काफी ज्यादा परफेक्ट हुई है, क्योंकि हम लोग पीछे बैकग्राउंड में कई सारे कैंग के और भी स्टैचूज को देख सकते हैं, और ये भी एक मेटाफर हो सकता है कि कैंग की नजरें जो है वो हर जगह हैं। इसके बाद केसी अपना हेडफोन उतारता है, और ये जो पॉडकास्ट यहाँ पर केसी सुन रहा होता है वो सेम पॉडकास्ट मून नाइट में स्टीवन ग्रैट भी सुन रहा होता है। तो हाँ, ये एक सटल सा रेफरेंस है। फिर इसके बाद ये मॉनिटर टूटकर जमीन पर गिर जाता है और जमीन में भी एक क्रैक आ जाता है। पर ये क्रैक को अगर तुम ध्यान से देखो तो ये टीवी के लोगों के ऊपर ही आया है, जो कि कैंग का ही एक हेड का शेप है। तो जैसे कि इस स्टैचू में क्रैक्स आए थे, तो वैसे ही इस टीवी के लोगों में भी क्रैक्स आए हुए हैं, यानी कि जो कैंग की सल्तनत है उसके बिलीफ्स में भी अब क्रैक्स आने शुरू हो चुके हैं। और अगर इस क्रैक को थोड़ा ध्यान से देखें तो ये एक स्पाइडर वेब जैसा नहीं लग रहा, पर टीवी और स्पाइडर का क्या कनेक्शन हो सकता है? आई मीन अगर तुम्हें ये जानना है तो तुम जाके मेरी पिछली वाली वीडियो जरूर देख लेना। फिर इसके बाद हम लोग लोकी को सबसे पहली बार टाइम स्लिप होते हुए देखते हैं, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लोकी टाइम स्लिप होकर प्रेजेंट में आ गया है, यानी कि इसके पहले वो जहाँ पर था वो इस टीवी का पास्ट था। यानी कि जितनी भी थ्योरीज हम लोग सीजन 1 के एंड में बना चुके थे कि भाई ये लोकी इस मल्टीवर्स में जा चुका है, इस दूसरे यूनिवर्स में जा चुका है, ये इस टाइमलाइन में है, उस टाइमलाइन में है, भाई वो सब की सब बेकार हो चुकी हैं, क्योंकि लोकी जो है वो इसी टीवी की सेपरेट टाइमलाइन में पास्ट में था। इसके बाद हम लोग हंटर B15 और मोबियस को एक जगह पर देखते हैं, जहाँ पर मोबियस जो है वो मिस मिनट से कांटेक्ट
करने की कोशिश करता है पर वो नहीं हो पाता, क्योंकि सच बात तो ये है कि मिस मिनट जो है वो टीवीए के अंदर है ही नहीं। फिर एंट्री होती है हंटर X5 की, जिसका बिहेवियर मुझे बहुत पहले से ही स्केची सा लग रहा था, जो कि आगे चल के ये साबित भी हो जाता है कि ये बंदा जो है वो भरोसेमंद नहीं है। मोबियस और हंटर B15 को एक मीटिंग रूम में बुलाया जाता है, जहाँ पर लोकी भी पहुंच जाता है, पर इस वक्त वो टाइम स्लिप करके पास्ट में जा चुका होता है। और यहाँ पर तुम एक चीज नोटिस करो कि ये जो हंटर X5 है वो इस तरीके से खड़ा होता है कि इसके दोनों हाथ X और 5 को सामने की तरफ दिखाएं, और इसके चेस्ट पे और इसके हाथों पर एक ऐसा निशान है कि ऐसा लग रहा है कि ये बंदा इसी पोजीशन में खड़े खड़े किसी से खंजर खा चुका है। और मैं भी जिस तरीके से ये बंदा सिल्वी को हेट कर रहा है, मुझे तो लगता है कि सिल्वी ने ही इसे खंजर मारा होगा। फिर यहाँ पर अगर इस मीटिंग रूम की दीवारों पर तुम अगर ध्यान दो तो यहाँ पर कुछ स्टैचूज बने हुए हैं, तो मे भी ये उन्हीं हंटर्स और उन्हीं लोगों के स्टैचूज होंगे जिन्होंने कैंग की मदद करी होगी इस टीवीए को बनाने के लिए, या फिर ये वो हो सकते हैं जिन्होंने इसके पहले हुई मल्टीवर्सल वॉर्स में कैंग का साथ दिया था। और मुझे नहीं लगता कि मल्टीवर्सल वॉर जो है वो 1 या 2 बार हुई है, क्योंकि जिस हिसाब से इनको इतने सारे मेडल्स दिए गए हैं वो बिना वॉर जीते तो नहीं दिए गए होंगे। और अगर तुम इन मेडल्स के ऊपर ध्यान दो तो ये जो मेडल्स हैं वो डिफरेंट कैंग के वेरिएंट्स के फेसेस हैं। इसके बाद लोकी जो है वो इसी रूम के अंदर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनता है जिसमें रवोना रेंसलेयर से बात कर रहा होता है कैंग, यानी कि इसका मतलब ये है कि रवोना रेंसलेयर कैंग के साथ बहुत पहले से ही काम कर रही थी। और इसी सेम टाइम पर यहाँ पर मीटिंग रूम में भसड़ हो रही होती है, क्योंकि इस बंदे के कुछ अजीब से माँ बेटे वाले संबंध है इनके साथ, जो कि टीवीए की कमांडर जनरल है जिनका नाम है डॉक्स, जो कि एक सटल रेफरेंस हो सकता है कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाली टीवीए जिसको नल टाइम जोन कहा जाता था उसके कमांडर जनरल पैराडॉक्स का। और ये जो माँ बेटे का एक वियर्ड रिलेशन यहाँ पर दिखाया गया है, ये एक नॉड हो सकता है गेम ऑफ थ्रोन्स का, जहाँ पर यही सेम एक्ट्रेस एक वियर्ड माँ का रोल प्ले कर रही होती है। इसके बाद हम लोग एक सीन देखते हैं जिसमें लोकी जो है वो मोबियस को एक मल्टीवर्सल वॉर के बारे में बता रहा होता है। और यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि ये जो वॉल म्यूरल यहाँ पर बना हुआ है ये तो बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो फिर किसी का ध्यान इस वॉल म्यूरल के ऊपर क्यों नहीं गया। फिर इसके बाद मोबियस और लोकी जाते हैं बेसमेंट में, जहाँ पर रिपेयर्स एंड एडवांसमेंट डिपार्टमेंट है, और वहाँ पर हम मिलते हैं के हुई कॉन के कैरेक्टर ओरोबोरोस से। अब ये जो ओरोबोरोस नाम है ये नॉर्स मिथोलॉजी में भी एग्जिस्ट करता है, जो कि नॉर्स मिथोलॉजी में लोकी का ही संतान होता है। पर यहाँ पर पहुंचने से पहले एक बार इस शॉट पर भी नजर डालो। यहाँ पर एक फ्लास्क में जिसमें कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लिखकर ओबी के पास भेजते हैं इन पाइप्स के थ्रू, जो कि ऊपर लगी हुई है, उसमें एक केला रखा हुआ है। और यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है वो है हंटर B10, यानी कि हंटर B15 के यूनिट का कोई बंदा होगा जो कि मस्ती कर रहा है ओबी के साथ। अब इस सीन में यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, क्योंकि यहाँ पर मोबियस को कुछ भी याद नहीं होता है, इवन वो ओबी को भी नहीं जानता है, बट ओबी उसे अच्छे से पहचान रहा होता है और उसे सब कुछ याद होता है, जिसका मतलब ये है कि कैंग ने सभी टीवीए वालों की मेमोरी को वाइप कर दिया है और ओबी को यहाँ नीचे बेसमेंट में अकेले रहने का फायदा हो गया, क्योंकि उसे कैंग ने भी शायद नेग्लेक्ट ही कर दिया होगा मेमोरी वाइपिंग के समय। यहाँ पर लोकी टाइम स्लिप होता है और पहुंच जाता है इसी जगह पर पास्ट में, जहाँ पर उसे एक काफी यंग ओबी मिलता है। और यहाँ पर एक पूरा सीक्वेंस होता है जिसमें टेम्पोरल लूम को कैसे ठीक करते हैं ये लोकी को ओबी बताता है, जिसके बाद जो प्रेजेंट वाला ओबी है उसे ये सारी चीजें याद आने शुरू हो जाती है, यानी कि रियल टाइम में ही मेमोरी को राइट किया जा रहा होता है। और सिर्फ मेमोरी को ही नहीं, मटेरियल्स को भी रियल टाइम में ही बनाया जा रहा होता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या अगर पास्ट में ओबी ने वो चीज नहीं बनाई होगी तो इस वक्त प्रेजेंट में जो ओबी यहाँ पर खड़ा है तो क्या इसके बगल में वो डिवाइस अभी भी रखा हुआ है या नहीं, और अगर नहीं रखा हुआ तो क्या पास्ट वाला ओबी जब वो चीज बना रहा होता है या बना चुका होता है तब प्रेजेंट वाले ओबी के बगल में वो चीज अचानक से अपीयर हो जाती है या फिर कुछ और फंडा है। आई मीन ये सारे रूल्स को तो यहाँ पर इस एपिसोड में नहीं बताया गया, और आई डोंट थिंक कि इस सीजन में ये सारी चीजों को एड्रेस किया जाएगा, क्योंकि भाई टाइम काफी पेचीदा चीज होती है और टाइम ट्रेवल के सारे कॉन्सेप्ट थियोरेटिकल ही है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लूप होल्स मिलेंगे ही। पर पास्ट के इस शॉट में हम लोग यहाँ पर एक स्प्राइट की मशीन देख सकते हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर रखी होती है। इसके बाद ओबी मोबियस और लोकी को टेम्पोरल लूम को ठीक करवाने के लिए ले जा रहा होता है, जहाँ पर हमें ये लंबा सा वन शॉट देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा कूल लगता है। फिर इसके बाद हम लोग इस शॉट में यहाँ पर नीचे पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है टेम्पोरल रेडिएशन लेवल्स एस्केलेट एक्सपोनेंशियली बियॉन्ड दिस थ्रेशोल्ड, लाइक्लीहुड ऑफ स्पैगेटिफिकेशन इंक्रीजेस 7000%, प्रोसीड विद कॉशन। और ये जो स्पैगेटिफिकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बारे में ब्लैक होल की थ्योरी से एग्जांपल लेते हुए ओबी लोकी और मोबियस को इस टेम्पोरल लूम को ठीक करने का मेथड बताया होता है। फिर हम लोग यहाँ पर एक सटल रेफरेंस देख सकते हैं एक्समेन का, कहीं ये जो डेडपूल 3 के अंदर टीवीए का जो इन्वॉल्वमेंट होने वाला है उसका रेफरेंस तो नहीं। इसके बाद मोबियस और लोकी जो है वो तैयार होते हैं अपने अपने मिशन के लिए, जहाँ पर हमें द मार्शियन मूवी का एक छोटा सा रेफरेंस जो कि हो सकता है वो मिलता है जब ओबी मोबियस के सूट में आए हुए क्रैक को एक डक टेप से ठीक करता है। फिर यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि लोकी जब टाइम स्लिप करता है तो उसकी जो प्रून वाली छड़ी है वो यहीं पर रह जाती है और वो टाइम स्लिप कर पहुंच जाता है टीवीए के फ्यूचर में, और वहाँ पर एक अनाउंसमेंट भी हो रही होती है जहाँ पर सभी टीवीए के ऑफिशियल्स को एक इवैक्यूएशन पॉइंट
आइलैंड में जाने का ऑर्डर दिया जा रहा होता है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि भाई टीवीए का इवैक्यूएशन पॉइंट आखिर कहाँ होगा। फिर समय निकलता जा रहा होता है और लोकी को प्रून करने वाली छड़ी कहीं पर भी नहीं मिल रही होती है और उसे वहाँ पर एक टेलीफोन रिंगिंग की आवाज सुनाई देती है, जिसको वो फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है और फिर वहाँ पर एलिवेटर खुलता है और आती है सिल्वी। सिल्वी को देखकर लोकी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और यहाँ पर जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा होता है वो वही सेम म्यूजिक होती है जब लोकी सीजन 1 में अपनी माँ की मौत को देख रहा होता है। लोकी यहाँ पर इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि उसकी आंखों से एक आंसू टपकता है और अचानक से ही कोई उसे पीछे से प्रून कर देता है। अब ये प्रून करने वाला कौन है ये तो इस एपिसोड में नहीं दिखाया गया, पर मेरी प्रेडिक्शन यही है कि उसे फ्यूचर के लोकी ने खुद ही प्रून किया है। फिर लोकी के वापस न आने के थॉट से मोबियस, जो कि काफी ज्यादा डिवास्टेटेड हो चुका था, वो जब लोकी वापस आ रहा होता है तो यहाँ पर इस शॉट में एक मेटाफर क्रिएट होता है। जैसे सिल्वी को देखकर लोकी की आंख से आंसू आ गया था, वैसे यहाँ पर लोकी को देखकर भी मोबियस के चेहरे पर एक शाइनी रिफ्लेक्शन दिखाई देता है जो कि उसकी आंखों के जस्ट नीचे से निकलता है। उसके बाद लोकी और मोबियस अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि मोबियस का पूरा सूट तो जल चुका है लेकिन उस डक्ट टेप को कुछ भी नहीं हुआ। फिर इसके बाद एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी इस एपिसोड में जोड़ा गया है जो कि दिखाया जाता है 1992 के ब्रॉक्सटन ओक्लाहोमा में, बट एक ब्रांच टाइमलाइन में। अभी जो ब्रांच टाइमलाइन लिखने का तरीका है ये बहुत ही सटीक है, क्योंकि ऐसा करने पर हम लोग सीक्रेट टाइमलाइन और ब्रांच टाइमलाइन के बीच का जो डिफरेंस है उसको ट्रैक कर पाएंगे। सिल्वी जाती है ब्रॉक्सटन ओक्लाहोमा के एक मैकडॉनल्ड्स में, और जो कि वो अपने पूरी लाइफ टीवी की वजह से ही खो चुकी है, तो अब उसे एक मौका मिला है अपनी इस लाइफ को जीने का। अब इस एपिसोड में इतनी सारी भसड़ मचने के बाद भी हम लोग ये चीज जानते हैं कि लोकी की जो टाइम स्लीपिंग है वो खत्म तो नहीं हुई होगी, क्योंकि इन्होंने ट्रेलर में कुछ ऐसे शॉट्स भी दिखा रखे हैं जो कि अभी इस एपिसोड में नहीं आए। तो भाई ये था पूरा ब्रेकडाउन इस एपिसोड का। तो इसी के साथ ही मैं ये वीडियो यहीं पर एंड करूंगा। हालांकि इस एपिसोड में कई सारे और भी सटल डिटेल्स थे जो कि मैं चाहता हूँ कि अगर तुमने नोटिस करे हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना। तुम्हारे कोई दोस्त जो कि मार्वल फैंस हो तो उनको मेरी वीडियो जरूर शेयर कर देना। और मार्वल की सीरीज की ऐसी मजेदार एपिसोड ब्रेकडाउन देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो अब मैं भी चलता हूँ, मुझे अपना टेम्पैड रिपेयर कराना है।